नमस्कार, पोल पाठ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज हम फिर कुछ नए प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं और ये फुल कोर्स की सीरीज़ चल रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति आपातकालीन ज्यादतियों के परीक्षण करने के लिए की गई थी। तो आपको देखना है। ऑप्शन ए है कोठारी आयोग, बी है शाह आयोग, सी है सरकारिया आयोग और डी है मंडल आयोग। तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। कोठारी आयोग क्या हुआ था? कोठारी आयोग 1964 में ये गठित किया गया था। और क्या हुआ था? शिक्षा ये मतलब जिसने केंद्रीय सरकार ने क्या किया था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार, एक नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इसका उद्देश्य क्या था? 1964 में किए। इसका उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था जो शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देना था। नई दिशा देने का इसका उद्देश्य था। और ये इस आयोग ने 21 जून 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। 29 जून 1966 में इसने रिपोर्ट दे दी यानी प्रस्तुत कर दी। और इसमें 23 यानी कि 23 संस्तुतियाँ थी, रिकमेंडेशन थी, जिसको आप बोल सकते हैं संस्तुतियाँ। 23 संस्तुतियाँ थी इसमें। तो ये हो गया कोठारी आयोग से। कोठारी आयोग क्या था? शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा, नया आकार देने के उद्देश्य से गठित की गई थी केंद्रीय सरकार द्वारा। और डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। 29 जून 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और 23 संस्तुतियाँ इसमें टोटल थीं। और ये गठित कब की गई थी? 1964 में। इसको 2 वर्ष लगे थे अपनी रिपोर्ट देने में। कहते हैं काफ़ी बहुत डेप्थ में इसने सारी चीज़ों को किया था। जो पूरी चीज़ें थी उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे और इसने बहुत ही गहन अध्ययन किया था शिक्षा प्रणाली पर और तब अपने ये संस्तुतियाँ दी थी। कोठारी आयोग, इसे शिक्षा आयोग भी कहते हैं और भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपने सुझाव दिए थे। तो काफ़ी अच्छा आयोग था, काफ़ी प्रसिद्ध और अच्छा माना जाता है। इसकी संस्तुतियाँ बहुत ही प्रभावशाली थी। दूसरा है शाह आयोग। शाह आयोग की बात करें हम, शाह आयोग कब नियुक्त किया गया था? ये 1977 में नियुक्त किया गया था। इसका गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? ये जो आपातकालीन जातियाँ थीं, आपातकाल में जो 1975 से 77 तक जो आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया था, उस समय जो जातियाँ हुई थी उनकी जांच के लिए इसका गठन किया गया था। तो आपातकालीन जातियों की जांच के लिए, ज्यादतियों की जांच के लिए इसका जो है गठन किया गया था। और इसके जो मुख्य अध्यक्ष कौन थे? जो मुख्य न्यायाधीश थे वो इसके, अगर अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जेसी शाह थे। अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह थे। और इन्होंने जो है 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी। तो ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। जो आपातकालीन जातियाँ थीं उनकी
जांच के लिए, परीक्षण के लिए सह आयोग गठित किया गया था। अब हम देख लेते हैं सरकारी आयोग। सरकारी आयोग गठित किया गया था 1983 में। 1983 में किस केंद्र राज्य संबंधों केंद्र राज्य संबंधों में से जो संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संतुति इसको देनी थी, और ये 1983 में गठित किया गया था। और इसमें जो मुख्य बातें थी, तो एक क्या थी कि सबसे पहले थी कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से हो, मुख्यमंत्री की सलाह से हो। दूसरा था कि जो अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 356 है, तो इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करना था। अंतिम विकल्प के रूप में करना था। और तीसरा था कि वित्तीय उन्नति के लिए मदद राज्य की की जाए। राज्य की जो है वित्तीय उन्नति के लिए ज़्यादा मदद। और चौथा था कि योजनाओं पे थोपा ना जाए उनको, जो राज्य की जो योजनाएं हैं उन पे केंद्र का क्या हो, उनका थोपा ना जाए। जो राज्य की योजनाएं हैं उसमें सहयोग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जो राज्य की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाओं में सहयोग, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार अपनी योजनाएं थोपे, बल्कि जो राज्य की योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए। तो ये मेन संतुतियाँ थी जो सरकारी आयोग में दी गई थी केंद्र राज्य संबंध के बारे में। जबकि मंडल आयोग की बात करते हैं तो मंडल आयोग कब किया गया था? 1979 में इसका गठन किया गया था। 1979 में गठन किया गया था। और क्या किया था? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग थे उनके लिए आरक्षण, रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बारे में इसको गठित किया गया था। और इसके जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसी पर इसको मंडल आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी थी। 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन विरोधों के चलते इसका 1992 से इसका जो है शुरू किया गया था। और इसी रिपोर्ट के आधार पे 2006 में जो उच्च शैक्षणिक वो थी संस्थाएं थी, उनमें भी आरक्षण दिया गया। जो उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया। उच्च शिक्षा में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया इसी रिपोर्ट के चलते। तो ये आपका हो गया, ये सारे आयोग जो हैं किस किस से संबंधित हैं। और जो आपका सह आयोग है, ये आपातकालीन जातियों के परीक्षण करने के लिए गठन इसका हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने कितने प्रकार की असमानताओं की पहचान की? तो ये तो पहले आप ये देख लें कि ये क्या है। ये NCERT क्वेश्चन है। NCERT क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ऐसे उठाए जाते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अब मैं डेली आपको 4-5 क्वेश्चन NCERT के दूंगी और NCERT की नोट्स एक अलग आप बनाएं। अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो सबसे पहले NCERT को फिक्स करें, यानी कि 100% उनको
मेमोराइज करके जाएं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आपके आएंगे। उसके बाद थोड़े बहुत कुछ परसेंट तो बाहर से आते ही आते हैं। तो ये एनसीईआरटी का है, आप इसको नोट डाउन करेंगे। आगे 2-4 क्वेश्चन और होंगे, वो भी आप नोट डाउन करेंगे, हम बताते रहेंगे। तो जो प्रमुख समाजवादी चिंतक हैं राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कितनी प्रकार की असमानताओं की पहचान की है? तो ऑप्शन है 3, 4, 2, 7। तो इन्होंने जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 7 प्रकार की जो है असमानताओं की बात की थी, और इन्हीं असमानताओं पर इन्होंने लड़ने की बात की थी कि इन पे जो है अलग अलग संघर्ष छेड़ना चाहिए, इनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। और इन्हीं असमानताओं को उन्होंने सप्त क्रांति का भी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सप्त क्रांति का भी नाम दिया था। देख लेते कौन कौन सी क्रांतियों की इन्होंने पहचान, असमानताओं या क्रांतियाँ जो बात की थी छेड़ने की, कौन कौन सी थी? चमड़ी के रंग पर आधारित, लेकिन यानी कि रंग भेद चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता। दूसरी थी जातिगत असमानता। तीसरी थी स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानताएं होती हैं उसकी बात की थी इन्होंने। चौथी की थी औपनिवेशिक शासन, यानी कि जो किसी एक देश का दूसरे देशों पर शासन होता, जैसे कि ब्रिटिश लोगों ने भारत पे किया था, तो वो एक असमानता औपनिवेशिक शासन की असमानता, इस पर भी इन्होंने क्रांति छेड़ने की बात की थी। यानी कि असमानता, जो इनकी असमानता बताई थी उन्हीं पर इन्होंने बोला था कि संघर्ष छेड़ो और क्रांति करो। इस पर पांचवी कौन सी थी? निसंदेह वो थी आर्थिक असमानता। ये इन्होंने 5 पहले थी, बाद में इन्होंने 2 और जोड़ी थी। कौन सी 2 जोड़ी थी? और एक इसमें इन्होंने जोड़ा था अहिंसा के लिए सत्याग्रह। अहिंसा के लिए सत्याग्रह, यानी कि शस्त्र त्याग के लिए क्रांति, शस्त्रों के त्याग के लिए क्रांति करवाना चाहते थे। दूसरा और 7वां था कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता, जो नागरिकों में असमानता है वो दूर होनी चाहिए, तो वो इन्होंने 7वीं क्रांति की थी कि नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए क्रांति, स्वतंत्रता के लिए क्रांति। तो जो इन्होंने असमानताएं बताई थी उन्हीं पर कहा था कि संघर्ष छेड़ के क्रांतियां करनी चाहिए, ताकि इनके प्रति लड़ा जा सके और इनको दूर किया जा सके। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि जो ये असमानताएं हैं इनके खिलाफ संघर्ष का अर्थ है क्रांतियां। तो इस प्रकार से उनकी संघर्ष कह लो, 7 असमानताओं की बात जो उनकी थी, या 7 सप्त क्रांति की बात, वो बात एक ही है उनकी। तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाता है क्वेश्चन 2 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आप अलग से नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ये बुक किसकी है, ये आत्मकथा किसकी है? अमर्त्य सेन की है, नेल्सन मंडेला की है, गांधी जी की है, JL नेहरू की है। तो आपको बताना है कौन किसकी है। तो जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये है नेल्सन मंडेला की बुक है ये। इस पुस्तक को आप हिंदी में बोल सकते हैं स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। ये नेल्सन मंडेला की जो है आत्मकथा है, जिन्होंने ये दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद था, जो डिस्क्रिमिनेशन था गोरे और
कलर्ड लोगों के बीच में, उसके प्रति इन्होंने जो है एक लंबी लड़ाई लड़ी थी और 28 साल जेल में ये रहे थे। 28 साल अपने जीवन के जेल में बिताए थे। और प्लस इन्होंने, ये इनकी आत्मकथा है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, इसमें इन्होंने अपने संघर्ष को बताया है। और इनका क्या था कि 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। महानतम व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। अब देखें, ये अमर्त्य सेन की बुक ये है इनकी बुक क्या है, न्याय का विचार है। आपको पता होना चाहिए कि अमर्त्य सेन जो हैं, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। गांधी जी की बुक देख लेते हैं। गांधी जी की बुक होते ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत ये इनकी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सब गांधी जी की बुक्स हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बुक है, इनकी बुक है भारत की खोज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज है इनकी। विश्व इतिहास की झलकियाँ हैं, विश्व इतिहास की झलकियाँ हैं। ये सभी जो हैं नेहरू जी की बुक्स हैं। और न्याय का विचार अमर्त्य सेन की है। ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और ये सब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ये सब जो हैं मेरे सपनों का भारत, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब जो हैं गांधी जी की पुस्तकें हैं। जबकि भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा, ये सब नेहरू जी की हैं। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये है आपकी नेल्सन मंडेला, इनकी किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रीडम फॉर फियर किसकी पुस्तक है। ये भी आपकी एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसी बुक से मैंने उठाया है। तो ये किसका है, ऑप्शन है आपके सामने गांधी जी, नेहरू, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की। तो ये भी जो है ये आंग सान सू की का जो है ये इनकी पुस्तक है। और आंग सान सू की क्या थी, ये गांधी के विचार जो थे ये इनके लिए प्रेरणा स्रोत बन के रहे। इनको म्यांमार में उनके घर में ही नज़रबंद करके रखा गया था, क्योंकि जो सैनिक शासक थे उनको ये डर था कि अगर ये एक बार म्यांमार से बाहर जाएंगी तो इनको वापस म्यांमार के अंदर लाना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो कैंसर से जूझ रहे थे अमेरिका में, वो उनको देखने भी नहीं जा पाई। ये अपने बच्चों और हस्बैंड से अलग थी उस समय में बहुत ही। और तब उन्होंने ये फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक लिखी थी। और ये जो आंग सान सू की हैं ये म्यांमार की नेता थी। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इसका मतलब है भय से मुक्ति। अगर हिंदी में देखें तो भय से मुक्ति ये इसका हो जाएगा हिंदी में। गांधी जी की बुक्स हमने अभी जस्ट डिस्कस की ही है। हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेहरू जी की बुक है विश्व की झलकियाँ, और भारत की खोज, ये सब नेहरू जी की बुक्स हो गई। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो हम देखते हैं ऑप्शन सी, फ्रीडम फॉर फियर किसकी बुक है। तो फ्रीडम फॉर फियर आंग सान सू की, जो म्यांमार की नेता थी, उनकी बुक है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर ये 4, क्वेश्चन नंबर 4 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये कथन किसका है। तो आपको बताना है कि ये कथन किसने कहा है। ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, सी अमर्त्य सेन ने, डी आंग सान सू की ने। तो ये कथन जो है आपका
आंग सान सू की द्वारा कहा गया है उसी किताब में, फ्रीडम फ्रॉम फियर से। इसी बुक में इन्होंने बोला है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते हैं। ये आंग सान सू की द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फियर में दिया गया एक सेंटेंस है। देखते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का है और ये भी एनसीईआरटी का था। ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? तो ये भी आपका एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का ये भी बुक है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई। ऑप्शन ए है 1906 में, 1909 में, 1920 में, 1917 में। कब लिखी गई आपको बताना है। तो जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये लिखी गई थी 1909 में। 1909 में ये लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। और 1906 में क्या हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे, ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, जो इसकी खास बात थी वो था कि इसमें नरम एवं गरम दल के बीच जो मतभेद थे वो उभर कर सामने आ गए, बिल्कुल साफ साफ उभर कर सामने आ गए 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगर हम बात करते हैं 1920 में क्या हुआ था, तो 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो ये सारे हो गए। और 1909 में ये जो है आपकी हिंद स्वराज पुस्तक ये लिखी गई थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। हिंद स्वराज 1909 में लिखी जाती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका कि निम्नलिखित में किस मार्क्सवादी विचारक को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया जाता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए लेनिन, बी ग्रामसी, सी माओ, डी ट्राटस्की। तो जो लेनिन थे ये मार्क्सवाद के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे और लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को न सिर्फ वास्तविक रूप से प्रयुक्त किया वरन ये क्या किया, इन्होंने व्यवहारिक दोषों को दूर भी किया था। जो मार्क्सवाद में व्यवहारिक दोष थे उनको दूर किया। और लेनिन को क्या है, मार्क्सवाद, क्योंकि इन्होंने रूसी क्रांति के द्वारा मार्क्सवाद की विचारधाराओं को स्थापित किया था, तो इन्हें क्या बोलते हैं? व्यवहारिक जनक। मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक भी कहा जाता है इनको। किसको? इनको लेनिन को। तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि जो मार्क्सवादी विचारकों में मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किसे किया गया है? तो लेनिन को किया गया, क्योंकि इन्होंने मार्क्सवाद के व्यवहारिक दोषों को दूर किया है। और जो है हमारे, अगर ग्रामसी की बात करते हैं हम, तो ग्रामसी 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद को नए सिरे से स्थापित करते हैं। ग्रामसी भी काफ़ी मार्क्सवाद में काम करते हैं। 20वीं शताब्दी में नए सिरे से मार्क्सवाद को स्थापित करते हैं। मार्क्सवाद को स्थापित किया। और ग्रामसी को क्या कहा जाता है? इनको मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मार्क्सवाद में संशोधन किया था। मार्क्सवादी संशोधनवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। विचारक के रूप में इनको जाना जाता है। जबकि माओ को चीनी क्रांति का जनक
प्रथम राष्ट्राध्यक्ष चीन का प्रथम राष्ट्राध्यक्ष माओ राष्ट्राध्यक्ष। और क्या है, समाजवाद में क्या है, सांस्कृतिक क्रांति लाने का विचार। समाजवाद में सांस्कृतिक क्रांति की बात इन्होंने की थी, और प्लस इन्होंने, इनका एक बहुत ही फेमस है क्या है, क्योंकि ये राज्य क्या बोलते थे कि राजनीति को शक्ति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था, और राजनीतिक शक्ति को ये महत्व देते थे, और ये बोलते थे शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। इनका काफ़ी फेमस कथन है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, क्योंकि ये जो राजनीतिक शक्ति की सर्वाधिक राजनीतिक शक्ति को महत्व देते थे। देखते हैं ट्राटस्की क्या कहते हैं। जो ट्राटस्की थे, इन्होंने निरंतर क्रांति का नारा दिया। इन्होंने क्या किया था, निरंतर क्रांति का नारा दिया था, इन्होंने निरंतर क्रांति का नारा दिया था। जो ये लेनिन के बाद थे, स्टालिन एवं ट्राटस्की, दो जो है उत्तराधिकारी थे, स्टालिन थे एवं ट्राटस्की। तो इसमें जो है स्टालिन, दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा लेनिन के बाद, और ये क्या हुआ कि स्टालिन इसमें जीत गए, उन्होंने सत्ता को हथिया लिया और ट्राटस्की पीछे रह गए। लेकिन ये ट्राटस्की का नारा है, निरंतर क्रांति का नारा दिया था इन्होंने। तो आई थिंक सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। तो ये लेनिन जो है आपका आंसर सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में किस मार्क्सवादी विचारों को एक मेधावी सिद्धांतकार के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये लेनिन महोदय हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसने राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराते हुए टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक लिखी। टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक किसने लिखी, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए लुई 14वां, बी ब्रेसवे, सी अरस्तु, डी जेम्स प्रथम। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर, ये टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो जो आपका ये ऑप्शन डी है ये राइट हो जाएगा, क्योंकि जो जेम्स प्रथम था वो क्या था, वो ब्रिटेन का सम्राट था, जो राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत का समर्थक भी था। और इसके मत से क्या था कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय इच्छा से हुई है, और इसका यह भी कहना था कि राज्य देवता का दूत होता है, राजा जो है देवता का दूत होता है, और राज्य की उत्पत्ति जो है दैवीय इच्छा से हुई है, ऐसा इसका मानना था। और इसका एक बहुत ही फेमस कथन है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। क्या है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ऐसा इसका ये कथन था। बहुत ही फेमस कथन है। जबकि अरस्तु क्या कहते हैं, आगे भी देख लेते हैं ये, कि अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ऐसा अरस्तु का मानना है राज्य के बारे में। जो ब्रेसवे हैं, ये ब्रेसवे क्या थे, दैवीय उत्पत्ति के प्रतिपादक फ्रांस में, ये क्या थे, फ्रांस में राज्य के दैवीय उत्पत्ति के क्या थे, प्रतिपादक थे। जो राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है वो फ्रांस में इसके प्रतिपादक थे। जो लुई 14वां है, लुई 14वां का ये है, इनका बहुत ही फेमस है, मैं ही राज्य हूँ। इनका बहुत ही फेमस कथन है, मैं ही राज्य हूँ, ये इनका कथन है, बहुत ही फेमस कथन है लुई 14वां का। और ये भी जो है राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का बहुत बड़ा समर्थक था। तो ऑप्शन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन
डी सही हो जाएगा कि जो जेम्स प्रथम थे वो टू लॉ ऑफ मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी थी। जो सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने के लिए इन्होंने टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की बुक को लिखा था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, हो सकती, जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य नहीं होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बेंथम, बी ऑप्शन मिल, सी मार्क्स, डी लेनिन। तो कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बेंथम, क्योंकि बेंथम हैं ये महान विचारक थे। कहाँ के? ब्रिटेन के थे। ये ब्रिटेन के महान विचारक थे और इन्होंने क्या किया था? उपयोगितावाद का इन्होंने प्रतिपादन किया था। इनको उपयोगितावाद का जनक माना जाता है और इनका मानना था कि कानून का उपस्थित होना और कानून अगर उपस्थित है तो स्वतंत्रता को सीमित करेगा, कि राज्य की उपस्थित का मतलब ही है कि कानून का उपस्थित होना, और कानून अगर है तो जो है स्वतंत्रता को सीमित करेगा ही करेगा, क्योंकि कानून का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा देना होता है, ना कि स्वतंत्रता। मतलब कानून का मतलब, इनके अकॉर्डिंग कानून का मतलब है सुरक्षा देना, स्वतंत्रता देना कानून का मतलब नहीं है। तो इसी पर इन्होंने ये कथन कहा है कि राज्य जब होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी और जब स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। जबकि मिल क्या कहते हैं, आगे ये इनका कथन है बेंथम महोदय का। मिल महोदय क्या कहते हैं? एक तो ये इनका देख लेते हैं कि ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रतिपादक हैं। प्लस ये क्या कहते हैं, इनका कथन है क्या है कि मनुष्य अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर संप्रभु है। यानी कि ये कार्यों की स्वतंत्रता भी देते हैं और विचारों की भी स्वतंत्रता देते हैं। मिल महोदय क्या कहते हैं? मस्तिष्क से इनका क्या मतलब हो रहा है? मस्तिष्क से मतलब हो रहा है कि विचारों की स्वतंत्रता और शरीर पर यानी कि कार्य करने की स्वतंत्रता। ये असीमित स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं हमारे मिल महोदय। तो ये हो गए, ये इनका कथन हो गया, फेमस कथन है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स राज्य को मानते हैं कि राज्य वर्ग शोषण की यंत्र है। क्या है? राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है, शोषण का यंत्र है, ऐसा ये राज्य के लिए कहते हैं कि राज्य के। जबकि लेनिन क्या कहते हैं? लेनिन का विचार है राज्य के बारे में कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। ये मानते हैं, इनका मानना है कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है, ऐसा इनका मानना है कि मतलब वर्ग राज्य अगर रहेगा तो वर्ग संघर्ष जो है चलता ही रहेगा। ये असाध्य, कभी ना ठीक होने वाली, ऐसा रोग है जो कभी ठीक नहीं होगा, असाध्य अभिव्यक्ति है। तो हमने सभी को देख लिया कौन क्या कह रहा है। तो मिल जो है मिल कहते हैं मनुष्य अपने शरीर एवं मस्तिष्क पर संप्रभु है, जबकि लेनिन ये मार्क्स कहते हैं राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है। लेनिन कहते हैं राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। और बेंथम का कथन जो है राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी और स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? किसने कहा लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? ऑप्शन है आपके सामने, ओकसाट, डनिंग, ये यहाँ पर डनिंग होगा, डनिंग महोदय, डनिंग, सेवाइन, बार्कर। किसने कहा? तो ऑप्शन बी है डनिंग, सी है सेवाइन, डी है बार्कर। इन ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन आपको चुनना है?
जो हॉब्स के समर्थकों की अगर हम बात करें तो इसमें दो महान जो है विचारक हैं इनके समर्थक में। एक है जॉर्ज सेबाइन तथा दूसरे हैं ऑक्सफोर्ड। ये ऑक्सफोर्ड भी हैं और जॉर्ज माइकल ऑक्सफोर्ड एंड जॉर्ज और सेबाइन भी हैं। तो इन दोनों ने ही ये दोनों ही बहुत बड़े समर्थक हैं हॉब्स के। लेकिन ये कथन जो है ऑक्सफोर्ड से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि ऑक्सफोर्ड ने ऐसा बोला है कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है। जबकि जो है सेबाइन बोलते हैं तो ये बोलते हैं अंग्रेजी भाषा भाषियों ने अब तक के जितने भी दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है। तो इनका एक बार हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। अंग्रेजी भाषा भाषियों ने अब तक जितने भी जो हैं दार्शनिकों को जन्म दिया है, अब तक जितने भी दार्शनिकों को जन्म दिया उनमें हॉब्स सर्वश्रेष्ठ हैं। ये है सेबाइन का कथन और ये है ऑक्सफोर्ड का कथन। ये दोनों ही हॉब्स के बहुत ही बड़े समर्थक हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। निम्नलिखित उदारवादी नेताओं में से किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? किसे चांदी की वाणी वाला वक्ता कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी मदन मोहन मालवीय, डी एम.जी. राणा डे। ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये बहुत ही मृदु स्वभाव के थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी माने जाते थे, नरमपंथी नेता थे। जो मदन मोहन मालवीय थे इन्होंने लोगों की सहायता से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था लोगों की सहायता से। इनका स्वभाव इतना मृदु था और इनके जो है बहुत अच्छे वक्ता माने जाते थे। इनकी मृदु स्वभाव और ओजस्वी वाणी के कारण ही इन्हें क्या बोला जाता था? इन्हें चांदी के वाणी वाला वक्ता बोला जाता था। इन्हें चांदी की वाणी वाला वक्ता बोला जाता था। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो नौरोजी क्या थे? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या हिंदी में इसको वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। किनको? जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं इनको। जो मदन मोहन मालवीय क्या थे कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता थे और ये पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिसे महामना की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये भारत के पहले एवं अंतिम थे जिन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया गया था, उपाधि दी गई थी। तो ये पहले और अंतिम थे। जबकि जो एम.जी. राणा डे हैं ये क्या थे? ये ब्रिटिश कालीन समय में जब ब्रिटिश शासन था उस समय के ये न्यायाधीश, लेखक, समाज सुधारक ये थे। न्यायाधीश, लेखक एवं समाज सुधारक थे उस समय। तो ये
थे और इनके ही जो गोखले के बारे में, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं हम। वो ये है कि इन्हें भारत का ग्लेडस्टोन बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? क्योंकि इनको वित्तीय मामलों की बहुत अधिक समझ थी और उस पर ये अधिकारपूर्ण बहस भी कर लेते थे। तो इन्हें भारत का ग्लेडस्टोन बोला जाता था। इनको भारत का ग्लेडस्टोन बोला जाता था। किसे? मालवीय, इनको गोपाल कृष्ण गोखले को। ये एक पॉइंट है, ग्लेडस्टोन पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी, किसे भारत का ग्लेडस्टोन बोला जाता था? इनको गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन बोला जाता है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ऑप्शन ए FWG हीगल के अनुसार, ऐसा हीगल मानते हैं, या बेंथम के अनुसार, ऐसा बेंथम मानते हैं। सी ग्रामसी के अनुसार, क्या ऐसा ग्रामसी का मानना है? या VI लेनिन के अनुसार कौन मानता है कि सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है? तो जो हीगल, बेंथम और ग्रामसी हैं, इन्होंने क्या किया है? समाज का एक विस्तृत वर्णन किया है। और हीगल का मानना है कि विश्वजनीन स्वार्थवाद का क्षेत्र माना है। किसको? समाज को। हीगल ने क्या किया है? समाज को विश्वजनीन स्वार्थवाद का क्षेत्र माना है। स्वार्थवाद का क्षेत्र माना है। जबकि जो ये बेंथम है, ये इनका सारा ध्यान उपयोगिता पर स्थिर रहता है। और जो ये ग्रामसी हैं, तो ये क्या कहते हैं? समाज को पूंजीवादी समाज की वैधता स्थापक संरचनाएं कहा है। ग्रामसी ने क्या कहा है? पूंजीवादी समाज की वैधता स्थापक संरचनाएं कहा है। संरचनाएं, इन्होंने समाज को ये बोला है। किसको बोला है? समाज को। इन्होंने समाज को ये बोला है कि पूंजीवादी समाज की वैधता स्थापक संरचनाएं बोला है समाज को। जबकि VI लेनिन जो है, ये ऐसा कोई जो है सभ्य समाज का चिंतन, राजनीतिक चिंतन एक केंद्रीय अवधारणा है, ऐसा ये नहीं मानते हैं। इनका केंद्रीय अवधारणा क्या है? इनकी केंद्रीय अवधारणा वर्ग जो है, वर्ग केंद्रीय अवधारणा ये मानते हैं। केंद्रीय अवधारणा, तो इनके अनुसार केंद्रीय अवधारणा क्या है? वर्ग है। वर्ग जो है इनकी केंद्रीय अवधारणा है। तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा। VI लेनिन जो है क्या बोलते हैं? सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं मानते हैं। ये केंद्रीय अवधारणा वर्गों को मानते हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने TH ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं? ये किसने जो है ग्रीन की राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है? ऑप्शन आपके सामने है। HJ लास्की, RM मैकाइवर और E बार्कर, SM लिप्सेट। तो किसने बोला है? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, E बार्कर जो हैं, इन्होंने जो है ग्रीन के राज्य विषयक विचारों की व्याख्या की है। क्योंकि ग्रीन के अनुसार मनुष्य की आत्मचेतना के विकास के लिए स्वतंत्रता का होना अनिवार्य है और यह मानव चेतना स्वतंत्रता के लिए राज्य की मांग करती है
और इस बात को ई बार्कर ने जो है इस बात की व्याख्या की है। जबकि H.J. लास्की जो हैं ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के क्या हैं, ये प्रतिपादक हैं, प्रवर्तक बोल सकते हैं आप। और ये साथ में बहुलवादी हैं, ये एक बहुलवादी विचारक हैं। मैकाइवर भी बहुलवादी हैं। तो ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, ये ई बार्कर ने इसकी व्याख्या की है। जो ग्रीन ने ये कथन दिया है, इसकी व्याख्या बार्कर द्वारा की गई है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया ये। अब देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको बताना है। ऑप्शन है A. G.L. नंदा, B. V.R. नंदा, C. B.R. अम्बेडकर, D. K.M. मुंशी। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन डी K.M. मुंशी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि K.M. मुंशी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने जवाहरलाल तथा मोतीलाल नेहरू दोनों के साथ जो है इन्होंने सार्वजनिक जीवन में भाग लिया है तथा ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। तो K.M. मुंशी जो है ये द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। और जो G.L. नंदा इन्होंने क्या द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था, G.L. नंदा ने द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये इनके द्वारा लिखी गई है। द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है, G.L. नंदा है। जबकि अगर हम B.R. अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, लेकिन एक इनकी काफ़ी अच्छी बुक है जिसे हम ग्रंथ मानते हैं, जाति का उच्छेद। इसमें जो है जाति के बारे में वर्णन दिया है B.R. अम्बेडकर जी ने। तो ये इनकी काफ़ी फेमस बुक है। और G.L. नंदा द्वारा द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी है। जबकि K.M. मुंशी की बुक कौन सी है, द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक K.M. मुंशी हैं। और ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और मोतीलाल तथा जवाहरलाल के साथ इन्होंने सार्वजनिक जीवन में भाग भी लिया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और मोरारजी देसाई। तो आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ये सही हो जाएगा, क्योंकि मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार के PM थे। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। और इन्होंने 3 वर्षों के कार्यकाल में चीन से नज़दीकी, पंचायतों के लिए अशोक मेहता समिति, मंडल आयोग, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण हेतु और पूर्ण नशाबंदी और स्वदेशी वस्तु को प्रोत्साहन देने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया था। और ये सब सारे कार्यों पर काफ़ी ध्यान दिया था। और ऐसी कुछ बातें इन्होंने ए मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक पुस्तक में भी इन्होंने लिखी थी। तो ये बुक मोरारजी देसाई की है। और इनके साथ मोरारजी देसाई की एक और बुक है, वो है, एक और बुक इनकी है मिरेकल्स ऑफ यूरिन थेरेपी। ये इनकी
बुक है यूरिन थेरेपी, मिरेकल्स ऑफ यूरिन थेरेपी। तो और जवाहरलाल नेहरू की बुक की अगर हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम फेमस बुक की बात करते हैं तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी किताब हो जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो चेंजिंग इंडिया इनकी बुक है, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया इनकी बुक है। इसमें भारत के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया जो इनकी बुक है इसमें आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो ये इनकी बुक्स हो गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी की है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है, चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है, मोरारजी देसाई की मिरेकल ऑफ यूरिन थेरेपी है, और ए मिनिस्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये इनकी इस बुक का जो है मोरारजी देसाई लेखक हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आज हमने अगेन 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।